जय हिंद। वेलकम बैक टू टुडे क्लासेस। सोच बदलो देश बदलेगा एक सीरीज का दूसरा वीडियो, जहां हम बात करेंगे भारतीय समाज की दहेज प्रथा की। डाउरी सिस्टम में कितनी बड़ी मुश्किल है। आप इस दहेज के बारे में इसके पहले कई सारी वीडियो देखे होंगे, कई सारी डिबेट सुने होंगे, बट इस वीडियो में हम जिस फैक्ट की बात करेंगे, हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पे, हम बात करेंगे कहां से ही इसका हिस्ट्री क्या डेवलप हुआ, कहां से इसके कॉन्सेप्ट बने, कहां से ये आज कॉमन प्रॉब्लम बनी हुई है, इसके जो प्रेजेंट सिस्टम है, प्रेजेंट में क्या प्रॉब्लम है और उसके सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे। और कई सारे ऐसे डाटा या आंकड़े आपको दिखाएंगे जिससे आप चौंक के आपके रूह कांप जाएगी। पहला जो आपको देखिए, अगर कुछ रिपोर्ट्स दिखाए, कुछ न्यूज सुनाए, इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है, डेथ ऑफ 3 सिस्टर्स स्पॉटलाइट इन ड्यूरी वायलेंस। दैट मींस इंडिया के अंदर डाउरी सिस्टम के अंदर, ये दिल्ली की रिपोर्ट है, 3 सगी बहनें जिनकी एक ही घर में शादी हुई थी, उसमें से बड़ी बच्ची को एक छोटा बेटा था और 2 प्रेग्नेंट थी। इन तीनों ने एक साथ अपना एक वेल में कूद के अपनी जान दे दी और सुसाइड नोट लिखा था कि अब्यूजिव डाउरी सिस्टम के कारण हमने अपनी जान दी। ग्रूम कैंसिल बिल्डिंग इन तेलंगाना ओवर फर्नीचर गिवन इन डाउरी, मतलब ओल्ड फर्नीचर देने के कारण भी शादी को कैंसिल कर देता है। 31,000 कंप्लेंट्स क्राइम अगेंस्ट वुमेन रिसीव्ड इन 2021 2021 में 31,000, जिसमें आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर है। मनी एंड रिलेशनशिप व्हिच गिफ्ट्स द मैरिज आर कंसीडर्ड एज डाउरी, रिलेशनशिप गिफ्ट दिए जाते हैं। और एक बात मैं बता दूं कि हर साल लगभग 8,000 मौतें होती हैं डाउरी कारण, और ये 8,000 मौतें जो इसके पहले 31,000 आपने कंप्लेन देखी थी, एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 35% कंप्लेंट्स फाइल होती है। दैट मींस कुछ चीजों को दबा दिया जाता है, कुछ फाइल्स को दबा दिया जाता है, सिर्फ 35% कंप्लेन फाइल होती है। आपको ये देखकर आश्चर्य होगा कि ये चलिए ठीक है, गरीब परिवार में यह कम पढ़े लिखों का केस है, बट अगर आप न्यूज देखें कि मैं आपको दिखाता हूं, तेलंगाना के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तेलंगाना के हाई कोर्ट के जज हैं रामकृष्ण सिद्धू शर्मा का, आपने केस सुना होगा। ये हाई कोर्ट के जज है, इनके खुद की बहू 30 साल की, इनकी एक छोटी सी बच्ची है, उनको इन्होंने किस तरीके से पीटा है ये भी रोज देखिए। अप्रैल की ये 2 साल 1 साल पहले की न्यूज है। ये हाई कोर्ट, ये ग्रूम है, दूल्हे हैं, ये जज हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, हाई कोर्ट के जज हो चुके हैं, ये उनकी वाइफ है और एक छोटी सी बच्ची है, जिसके सामने ये यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है और द टाइम्स ऑफ इंडिया पे भी ये वीडियो पड़ा है कि किस तरीके से ये इसको मार रहे हैं। आप देखिए पूरी वीडियो, आपको समझ में आएगा किस तरीके से मारा जा रहा है ये। दैट मींस आज हम जिस आंकड़ों की बात करेंगे उसमें पढ़े लिखे की बात होगी कि क्या सिर्फ एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही इसका सोल्यूशन है या इसका सोल्यूशन कुछ और है, या किस तरीके से परफॉर्म किया। अगर ऑन एवरेज इसका लें तो हर दिन लगभग 20 डेथ हो जाती है, 20 लोगों की 20 मृत्यु हो जाती है सिर्फ और सिर्फ डाउरी कारण, जिसमें से 14 परिवार जो है, 20 में से 14 उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर एवरेज प्रोपोर्शन की बात करें तो जब हम कम पढ़े लिखे थे, 1915 की बात करें, 1920 की बात करें, आज से 100 साल पहले की बात करें, तब एवरेज डाउरी जो थी वो 40% शादियों में ली जाती थी, 30 से 40% शादियों में ली जाती। बट आज जब हम ज्यादा पढ़ लिए, आज के 100 साल बाद की बात करें तो लगभग 90% शादियों में दहेज दिया जाता है। तो क्या इसके आउटकम क्या है, इसका रिजल्ट क्या है? इन चीजों को देख के कहीं ना कहीं एक दहेज ही तो एक समस्या, बट उसके कारण कई और समस्या निकल के आ रही है, जैसे सेक्स सेलेक्टिव एब्रॉर्शन। सेक्स सेलेक्टिव एब्रॉर्शन में क्या है कि पहले बच्ची को देख लिया जाता है, पहले उसका जेंडर फाइंड आउट कर लिया जाता है। दहेज भी 1961 से इलीगल है, बंद है, कई कागजी कार्रवाई, कई कानून है, कई स्ट्रिक्ट लॉ है, बट आज भी प्रैक्टिस में। उसी तरह 90 ये भी बंद है, बट आज भी ये प्रैक्टिस में। पहले बच्चे का टेस्ट देख लिया था कि मेल है कि फीमेल, अगर फीमेल होता है तो दहेज प्रथा को ध्यान में लेके कि आगे कौन गरीब परिवार उसकी जिम्मेदारी कितनी उठाएगा, उसे पढ़ाना लिखाना, और उसके बाद उसको एक हाईली अमाउंट में दहेज देना, ये आम परिवार से पॉसिबल नहीं, इसलिए सेलेक्टिव बढ़ता जाता है। फीमेल, इसमें क्या होता है, भ्रूण में ही हत्या करवा दी जाती है, पेट के अंदर ही। इसमें क्या है कि जब बच्ची पैदा हो जाती है तो उसके 1-2 दिन 3 दिन बीतने के बाद फैमिली प्रेशर के कारण उसकी मौत करवा दी जाती है। मतलब ये पैदा होने के बाद है, ये बर्थ होने के पहले है। अगर हम बात करें तो कुछ आंकड़े ऐसे ही बताते हैं, जैसे 1990s में जब सोने का प्राइस बढ़ा था, तो सोने का प्राइस बढ़ने के कारण 32% गोल्ड की प्राइवेट है, मतलब ये जो था फीमेल इंफेसाइड, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दैट मीन्स ये इस बात का सबूत है कि एक फाइनेंशियल प्रेशर अगर होता है तो वो लड़की के बाप पे बहुत ज्यादा, क्योंकि एक लड़की का बाप ये सोचने पे विवश हो जाता है आज उत्तर प्रदेश में कि क्या एक बेटी को जन्म देना पाप हो गया है, क्योंकि इतना ज्यादा
ये चीजें बढ़ गई हैं, जिसमें आप अभी देखिए अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय समाज में, यूरोप में भी है, जो मिडिल, बट यूरोप में जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन बढ़ी, वैसे वैसे कहीं ना वो चीजें कम हो गई। बट अभी भी इंडिया में ये चीजें धीमे धीमे समय के साथ घटने की जगह बढ़ना शुरू हो गई। जैसे हम बात करें बॉम्बे भी हमें पुर्तगालियों ने ब्रिटेन को गिफ्ट में डाउरी में ही दिया था क्वीन के मैरिज पे। इसके बाद हम देखिए कि कहीं ना कहीं जो फिलॉसफी इंडिया के अंदर जो डेवलप हुई है दहेज को लेके, जो इंडिया के अंदर फिलॉसफी डेवलप हुई है वो स्टार्ट हुई कन्याधन से या स्त्रीधन से। कन्याधन या स्त्रीधन का कॉन्सेप्ट ये है कि एक परिवार में मान लीजिए 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 पुत्र हैं, एक पुत्री, एक बेटी है, तो उस परिवार के 3 हिस्से होते हैं। उस 3 हिस्से में से एक हिस्सा बेटी को दे दिया जाता है या अपनी बच्ची को दे देते थे। वो इस वजह से देते थे क्योंकि उसका भी राइट था, उसके भी अपने पिता की संपत्ति में अधिकार था, तो वो अपनी बच्ची को देते थे ताकि ये अपने मतलब अपना, ये इसका अधिकार है, 2 बच्चों का अपना अधिकार है, ये उसकी बच्ची का अधिकार है, तो उसके अधिकार के रूप में उसे दिया जाता था। तो जो कन्याधन या स्त्री धन है वो धन है जो अपनी बेटी को एक अपने उसके माँ बाप उसको देते थे उसके अधिकार के रूप में। बट ये धीमे धीमे कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, वो धन अब बच्ची को ना देकर वो धन सीधे लड़के के परिवार को, मतलब ससुराल वालों को दिया जाने लगा। अब ससुराल वालों को दिया जाने लगा तो ससुराल वालों के मान में ये चीजें डेवलप हुई, ये भावना डेवलप हुई कि कल की डेट में ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर कहीं ना कहीं इसके ऊपर या इनके परिवार के ऊपर लायबिलिटीज के ऊपर थी, बोझ के ऊपर थी या बोझ की तरह थी, जिस बोझ को अब ये परिवार ना संभाल के ये परिवार संभालेगा। इस बोझ को ये परिवार जो पहले संभालता था अब ये परिवार संभालेगा, तो उसका जो खर्चा है उसको कंपनसेट करने के लिए कहीं ना कहीं ये चीजें दी जाती थी। अगर कोई अभी थ्योरीज पे बात करूंगा जिसमें ये बातें कहीं भी गई हैं, बट अब के जमाने में, अब के सिस्टम में तो ऐसी बात नहीं होगी। अब तो लड़कियां जॉब भी करने लगी हैं, बट फिर भी ये चीजें क्यों आज इससे बेटर, मतलब इससे बहुत ही वर्स कंडीशन में है दहेज को लेके, तो कहीं ना कहीं ये चीजें अभी रियलिटी ये नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये मानना हो गया था कि ये लड़कियां इनके ऊपर जो बोझ थी अब इनके ऊपर हो गए, तो इनको कंपनसेट करने के लिए ये इनको दहेज देते थे। अब धीमे धीमे ये चीजें बढ़ने लगी कि कहीं ना कहीं अब कुछ न्यूज देखेंगे कि अब ये मतलब जो ग्रूम था, ग्रूम की क्वालिटी पे डिपेंड करने लगा, ग्रूम की सैलरी कितनी है, ग्रूम की जॉब कितनी है, ग्रूम की कॉस्ट कितनी है, दूल्हे का एजुकेशन कितनी है, इस बेस पे डिसाइड होने लगा कि इनको दहेज कितना मिलेगा। दैट मीन्स अगर मैं उन माँ बाप को कहना चाहूंगा जिन्होंने अपने बच्चे को 20 साल 25 साल पढ़ाया लिखाया और मतलब एक इसलिए पढ़ाया लिखाया ताकि शादी करवा के कुछ पैसे मैं ले सकूं, दैट मीन्स मुझे लगता है एक जो बकरा होता है वे सेम बकरे की तरह उसको पाला पोसा बढ़ाया और एक दिन से काट देंगे, दैट मीन्स कि शादी के दिन हलाल करेंगे, कुछ पैसे मिल जाएंगे। अब कुछ मैं कास्ट ऐसी भी जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, जहां पे जैसे भी बच्चा मतलब पैदा होता है, अगर लड़का पैदा होता है तो वहां पे ये कहा जाता है कि 1 करोड़ की असामी आई है। दैट मीन्स आप जानते हैं हिंदू के बनिया परिवार है लाइक वहां पे कहा जाता है कि अगर कोई लड़का पैदा होता है तो 1 करोड़ की असामी आई है। दैट्स ये क्या है कि बच्चे के मन में या लोगों के घर के मन में पहले ही भर दिया जाता है कि वो ये कैरेक्टर या एक लड़का एक फैमिली नहीं है, वो 1 करोड़ की आसामी है। ठीक है, इसको लेके कई सारी चीजें हुई। अब अगर हम ट्राइबल की बात करें, जातिवाद जनजातियों की बात करें, तो वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट खुलता है, वहां पे ब्राइड प्राइस दिया जाए। ब्राइड प्राइस का मतलब वहां पे जो लड़की का परिवार है, लड़की का परिवार अपने को मानता है कि ये जो लड़की है ये हमारी एसेट्स है। एसेट्स मतलब ये हमारे घर में कुछ वर्क कर रही थी, कुछ प्रोडक्शन कर रही थी, कुछ खाना बनाई या कोई भी काम कर रही थी, तो वो कुछ चीजें क्रिएट कर रही थी। अब वो काम वो वहां पे ना करके वो दूल्हे के घर में करेगी या ससुराल में करेगी, तो उसके बदले में ससुराल वाले इसे कंपनसेट करते थे। ठीक है, तो वो ब्राइड प्राइस का कॉन्सेप्ट है, जस्ट उसका उल्टा। अब इस पे लेके कुछ थ्योरीज दी गई है, जिसमें पहला थ्योरी है एम.एन. श्रीनिवासी, बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने एक संस्कृताइजेशन, जिसे संस्कृतिवाद कहते हैं, संस्कृतिवाद है संस्कृताइजेशन कहते हैं, इनका कहना यह था कि जो मिडिल या जो लोअर कास्ट के पीपल है, संस्कृताइजेशन का मतलब होता है लोअर कास्ट के जब लोग अपर कास्ट की कोई चीज कॉपी करते हैं तो उसे संस्कृताइजेशन करते हैं। क्यों ये दहेज प्रथा बढ़ी, क्यों ये डाउरी सिस्टम आज इतना बढ़ गया, उसको लेके इनका मानना था कि ये पहले सिर्फ अपर कास्ट के लोग करते थे इसलिए बहुत कम थी, अपर कास्ट से धीमे धीमे लोअर कास्ट वाले लोगों ने इनका कॉपी करना सोचा, तो धीमे धीमे ये लोअर कास्ट में फैल गई। बट जो कुछ डाटा हुए, कुछ रिसर्चेस फाइंड आउट की गई, तो उसमें मैं आपको ग्राफ भी एक दिखाता हूं।
मैं उसमें आपको एक ग्राफ भी दिखाता हूं जिसमें ये साफ साफ मेंशन है कि जनरल SC ST OBC, दैट मींस आप देखिए कि ये जो ग्राफ का मतलब परसेंटेज है किस तरीके से बढ़ी है, उसमें सबका रिलैक्सेशन ऊपर ही है। दैट मींस कि ऐसा नहीं कि किसी ने कॉपी, तो कुछ सर्वे नहीं बताया कि ये चीज बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से जनरल का है, SC का है, ST का है, OBC का, सबका एक जैसा ग्राफ है। दैट मींस कि कहीं ना कहीं ये थ्योरी इनकी फेल हो गई, जहां पे ये बताने में ये असमर्थ रह गए कि इन सबकी एक जैसा ग्राफ है। तो लोअर कास्ट, जब लोअर कास्ट में, जब अपर कास्ट में दहेज सिस्टम था तो लोअर कास्ट में भी दहेज सिस्टम था। इसके बाद हम अगली थ्योरी जो होती है, अब देखिए इसमें कुछ रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, जिसमें 17 इंडियन स्टेट पे 1960 से लेके 2008 के बीच में जो लगभग 48 साल के डाटा पे कंडक्ट किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि ग्रूम की फैमिली स्पेंड करती, दूल्हे का परिवार अप्रॉक्स ऑन एवरेज $67 स्पेंड करता है। दैट मीन्स 5,000 रुपए स्पेंड करता है। ये सिर्फ दहेज या गिफ्ट्स की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि शादी खर्चे की, गिफ्ट्स की बात हो रही है। जो गिफ्ट देता है, तो एक दूल्हे का परिवार लगभग औसतन 5,000 रुपए का गिफ्ट देता है। एक ब्राइड की फैमिली जो होती है, एक दुल्हन की फैमिली, लड़की की फैमिली जो होती है, वो 32,000 रुपए का, ये देखिए 5,000, ये 32,000, अप्रॉक्स 6 गुने ज्यादा। अगर नेट की बात करें तो 27,000 रुपया एक शादी में गिफ्ट दिया जाता है। ये 1960, आप याद करिए, ऐसा नहीं कि ये अभी का डाटा है, ये 1960 में 27,000 की वैल्यू बहुत होती थी। तो 1960 से 2008 के बीच का एवरेज है कि 27,000 रुपया नेट। ब्राइड वाले 32,000 देते हैं, ग्रूम वाले 5,000 देते हैं, नेट जो है वो 27,000 है। तो इसके बाद देखिए, अगर ये उसी का ग्राफ है, ये ब्राइड, ये ग्रूम का है, ये ग्रूम का है, ये ब्राइड का है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जिसमें सारी चीजें आपको बताई गई हैं। इसके बाद देखिए उन्हीं की एक रिपोर्ट है, 99% ऑफ मैरिज इन इंडिया इज मोनोगोमस। इस मामले में कहीं ना कहीं भारतीय समाज अच्छा है। यहाँ यूरोप में या अमेरिका में आपको ग्रीन कार्ड जैसा मिलेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। न मोर देन 90% ऑफ मैरिज पेरेंट्स प्ले, 90% से ज्यादा शादियों में कहीं ना कहीं पेरेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और 90% ऑफ कपल विद द हस्बैंड फैमिली, मतलब 90% से ज्यादा कपल जो होते हैं आज आप अपने समाज में देख रहे हो कि मैक्सिमम जो है ससुराल में लड़के वाले के घर पे रहते हैं, जो कि डावरी को लेके बहुत ज्यादा, सबसे बड़ा रीजन बताऊं तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन है कि 90% जो कपल्स हैं वो लड़के के घर पे रहते हैं। लड़के के घर पे रहने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं लड़की वाले के मन में एक विचार आ जाता है कि कल की डेट में अगर हम इसके अंदर कुछ पढ़ा लिखा है, कुछ कर भी दे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे काम में नहीं आने वाली है। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड फिलॉसफी दी गई वो कहीं ना कहीं सिवन एंडरसन के द्वारा दी गई है। इन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की थी। कहीं ना कहीं जैसे जैसे कास्ट सिस्टम है, जब लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट में मैरिज करना चाहते थे, अब अपर कास्ट में एक ग्रूम है, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ तो पहले कहीं ना कहीं जो पैसे थे वो कहीं ना कहीं अपर कास्ट के एज में थे, तो पहले अपर कास्ट के लोग ही दहेज दिया करते थे। बट जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, पैसा छोटे कास्ट के लोगों में भी आया। मेरा कोई कास्ट सिस्टम को लेके मैं बहुत ही विपरीत हूँ। मुझे कोई लोअर कास्ट या अपर कास्ट में, इनकी थ्योरीज की बात बता रहा हूँ, इनकी थ्योरीज क्या थी? इनकी थ्योरीज यही थी कि लोअर कास्ट के लोग के पास भी जब पैसा आना चालू हो गया तो इनकी भी बेटियां जो बड़े कास्ट की बेटियों से उनसे कंपटीशन करना चालू कर दी। अब कंपटीशन में क्या होता था कि कहीं ना कहीं लोग एक ऐसा मानना था कि जो जितना पैसा लेके जाएगा अपने घर से वो उतना ज्यादा वहां पे सम्मान या इज्जत पाएगा। ये सर्वे में ट्रुथ भी है कि एक लड़की अपने परिवार से जितना पैसा लेके जाती है उस भरोसे पे, उस पैसों के बेस पे उसे उतनी ज्यादा इज्जत मिलती है। कहीं ना कहीं इस पे भी हम बात करेंगे। बट ये जो फंडा था ये भी कहीं ना कहीं फेल हुआ, कुछ डाटा, कुछ रिसर्चेस के इस पे। इसके बाद आई ग्रूम क्वालिटी थ्योरी। ग्रूम क्वालिटी थ्योरी का मानना यह था कि एक जो लड़का है, एक जो ग्रूम है ये उससे शादी करना चाहेगा या उससे मैरिज करना चाहेगा जिसके परिवार वाले ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सके। वो उससे पैसा शादी करना चाहेगा जिसके परिवार वाले ज्यादा से ज्यादा पैसा दे सके। तो पहले क्या था, जैसे ये मैंने इस थ्योरी की बात बताया, इस थ्योरी में फेलियर कहाँ था कि जब इन्होंने सारी थ्योरी सब रिजल्ट पे अच्छी बैठ रही थी, बट जो इंडिया में प्रैक्टिकल सिचुएशन आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में लोग अपर कास्ट में मैरिज करना नहीं चाहते, लोग चाहते हैं सेम कास्ट में मैरिज करना।
एक अपर कास्ट का लड़का जो ग्रेजुएट है या अच्छे जॉब पे है या अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा समझदार है, उससे कहीं बेहतर वो लड़का होगा जो उनकी सेम कास्ट में है। मैं अपर कास्ट और लोअर कास्ट दोनों की बात कर रहा हूं। कहीं ना कहीं हम सेम कास्ट में मैरिज करना चाहते हैं। इन कंपैरिजन हमारे माइंड का जो नैरो माइंडेड सोच है, हम लड़के को पहले कास्ट देखते हैं, उसके बाद उसके अंदर सारी क्वालिटीज को देखते हैं। अगर वो उससे अच्छी क्वालिटी का दूसरे कास्ट में लड़का है तो हम उसको नेग्लेक्ट करके अपनी कास्ट की तरफ जाते हैं। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जिसकी इनकी थ्योरी फेल हो गई, जहां ये कहते थे कि लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट में मतलब दहेज के लेके कंपटीशन करना चाहे। बट कहीं ना कहीं आप देखिए ग्रूम क्वालिटी थ्योरी में क्या है, ग्रूम जो है वो उससे शादी करना चाहेगा जो ज्यादा से ज्यादा धन दे सके। अब एक पहले फैमिली जो ज्यादा पैसा दे सकती थी, अब इनके पास भी पैसा, जो छोटी कास्ट या जो गरीब लोग थे उनके पास भी पैसा आने लगा। अब वो क्या हुए, वो भी इनसे कंपटीशन करके अब वो भी इधर आ सकते थे। तो ग्रूम क्वालिटी थ्योरी अभी भी जो ज्यादा मायने रखती, बट इंडिया में कई सारे फैक्टर हैं। अब मैं बताऊं कि ये जो हिंदुओं के अंदर ही सिर्फ ऐसी सभ्यता नहीं है, ऐसी चीजें नहीं जो कि सिर्फ हिंदूज फॉलो कर रहे हैं। इवन आप देखिए हिंदूज के अलावा क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये हिंदू का ग्राफ है। इससे जस्ट थोड़ा सा नीचे मुसलमानों का ग्राफ है, मुस्लिम का ग्राफ है, जस्ट हल्का सा नीचे। बट उससे ज्यादा एजुकेटेड जो है, आप ये लाइन देखिए, ये सिख की है, ठीक है, ये क्रिश्चियन की है। कहीं ना कहीं हमसे बहुत ज्यादा जो पढ़े लिखे उनका, अब इसके ऊपर मैं कई ग्राफ आपको दिखाता हूँ। बड़े कास्ट में देखिए जनरल की सबसे ज्यादा है, जनरल के अंदर सबसे ज्यादा दहेज है, उससे कम ओबीसी में है, उससे कम एससी में है, उससे कम एसटी में है। दैट मीन्स इसके पहले हमने देखा कि मतलब जो ज्यादा पढ़े लिखे उनके अंदर डावरी सिस्टम, उस कास्ट में डावरी सिस्टम कहीं ज्यादा है। इसमें भी देखिए जनरल ज्यादा है, ओबीसी, एससी, एसटी उससे कम है। अब इसके बाद कुछ डाटा में देखिए केरला, जिसे हम कहते हैं केरला सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, उसका जो है उसके अंदर डावरी सिस्टम बहुत ज्यादा है। मणिपुर, जहां पे ये देखिए, ये गुजरात, जहां पे ज्यादा एजुकेशन है, वहां के लोग, जहां पे ज्यादा सभ्य लोग, जहां पे अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा है, जहां के अंदर एजुकेशन ज्यादा, वहां पे बहुत ज्यादा डावरी बढ़ गई है। इसका एक फैक्टर ये भी हम कह सकते हैं कि जहां एजुकेशन, जहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहां पे ज्यादा पैसा दिया जाता है। बट यहाँ पे बात हो रही है नंबर्स ऑफ डावरीज की, मतलब कितनी शादियों में दहेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा चीजों को लेके अगर डिस्कस करें तो इसके कई सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। पहला, प्रमोटिंग रूरल मैन्युफैक्चरिंग। रूरल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब, अगर ये आउटर है जो मैं बता रहा हूं कि जो एक गवर्नमेंट है जो प्रयास कर सकती है, प्रमोटिंग रूरल मैन्युफैक्चरिंग, रूरल के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है। रिपोर्ट का अप्रॉक्स 50 टाइम्स जो होता है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बढ़ता है। अब लड़कियों को क्या माना जाता है कि लड़कियां काम नहीं करती, इसलिए उन्हें बोझ के रूप में देखा जाता है। बट लड़कियां काम करती है, आई बिलीव लड़कियां काम करती हैं या औरतें काम करती, घर के मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स काम करती, बट कोई फाइनेंशियल या पेड वर्क नहीं करती है। ये भी रिपोर्ट में आया था कि 60-64% लड़कियां काम इसलिए नहीं कर पाती हैं क्योंकि घर के काम करने के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है, इसलिए बहुओं को ही वो काम करना पड़ जाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं रूरल मैन्युफैक्चरिंग अगर बढ़ती है या ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर गांव में बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उनको आगे पेड वर्क करने में, जिनको जो, क्योंकि भारतीय समाज में घर के काम की इज्जत नहीं है, इज्जत है सिर्फ पेड वर्क की। तो कहीं ना कहीं पेड वर्क, स्ट्रिक्ट लॉ, देखिए एक लॉ बना के बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल किया नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर लॉ बनाएंगे तो आप जेल में डाल देंगे, वो उससे हालत और भी बदतर हो जाएगी। क्योंकि रिपोर्ट में ये मिला है कि जो लड़कियां ज्यादा दहेज लेके आती हैं उनको यहाँ पे ज्यादा इज्जत मिलती है। दहेज के नाम पे घर पे ससुराल में उनको ज्यादा इज्जत दी जाती है। अगर हम जबरदस्ती किसी को बंद करेंगे तो वहां पे कंडीशन और भी बदतर हो जाएगी। इनोवेशन डिफ्यूजन फ्रेमवर्क, इनोवेशन डिफ्यूजन फ्रेमवर्क एक ऐसी थ्योरी है जहां पे, अगर इनोवेशन डिफ्यूजन फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे एक कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है, जैसे जो समाज में जो अपनी प्रतिष्ठा रखते हैं, दैट मीन जो सोशल लीडर्स हैं, जो हमारे नेता हैं, कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर है, या कोई फौजी आदमी है, या कोई जिनकी समाज में इज्जत है, ऐसे लोगों को सेलेक्ट किया जाता है। और ऐसे लोगों को मोटिवेशन के रूप में इनको पहले परफॉर्म करने को बताया जाता है, इनको पहले परफॉर्म करने को बताया जाता है, उस परफॉर्मेंस के बेस पे हम इनको सेलेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नेता अगर दहेज न ले रहा हो, और देखिए इस सबको लेके अगर कोई रूल की बात बताएं तो इन सबके पीछे एक ही रीजन है कि हमें अपनी कहीं ना कहीं सोच बदलनी होगी। सोच बदलने की बात, अगर मैं एक वीडियो देख रहा था अभी खान सर का कंटेंट था, जिसमें उसने कहा था कि एक लड़की का बाप जो है वो अपनी बेटी को पीतल की बालियों में ब्याह देता है,
बजाय वो सोने की खदान में काम करता है। दैट मीन्स कि दहेज को लेके आज इतनी बड़ी, अगर मैं बताऊं कि आप 25 से 20 साल पर अगर आपको शर्म आनी चाहिए, अगर आप दहेज लेते हो तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच रहे हैं, कि अपनी वैल्यू लगा रहे हैं कि मेरी बोली 5 लाख है, मेरी 10 लाख है। अगर कल को आपके घर में कोई बहू आती है, कोई आपकी वाइफ आती, कल को आपको ये कहे कि ये जो कार है ये मेरे बाप की है, आपकी नहीं है, तो आपको उस टाइम बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपने पहले ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बोली लगा चुकी है। दैट मीन्स कि अगर मैं लड़कों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वो शादी करते हैं या लेते हैं तो आप इसलिए, आप अपने लिए तो न लीजिए, वो एक बात अलग है, बट कहीं ना कहीं आप इस लेवल से भी मत लीजिए कि कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बता सके कि कहीं ना कहीं मैंने दहेज नहीं लिया, और वो प्रतिष्ठा, वो चीजें कायम रखिए कि किस तरीके से वो फैमिली आगे डेवलप कर रही है। अगर लड़कियां घर में आ रही हैं, अगर वो दहेज नहीं लिए तो वो भी परिवार को इस तरीके से रखे ताकि कल में वो समाज के लिए, वो अपने लिए नहीं, वो समाज के लिए प्रेरणा बन सके कि कल को हर परिवार सोचे कि मुझे बिना दहेज वाली वाइफ, मतलब बहू लानी है जो घर को, परिवार को या पूरे समाज को उस आगे बढ़ा सके। इसके अलावा मैं एक और चीज कहूंगा कि दैट मीन्स एक आचार्य का वीडियो देख रहा था, एक बाबा का वीडियो देख रहा था, उनकी बात मुझे कुछ हद तक सही लगी। इसमें उन्होंने कहा था कि एक जो प्रोस्टिट्यूट होता है, एक जो लड़की प्रोस्टिट्यूट होती है, वो क्या करती है कि जो फिजिकल रिलेशन होती है वो पैसे लेके बनाती है। अगर आप भी, अगर एक लड़का जो है, अगर वो पैसे लेकर अगर अपने आप को फिजिकल रिलेशन में रख रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी एक प्रोस्टिट्यूट की ही भांति है। तो आज से मतलब शपथ लीजिए कि ना हम किसी को लेने देंगे। आप बहुत लोगों को तो रोक नहीं सकते हैं, बट आप लोगों का मोटिवेशन बन सकते हैं। आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपको कल को देख के आगे का परिवार ये सोचे, और कहीं ना कहीं ये शपथ, ये चीजें आपको ही लेनी लगे। आप अगर अपने मन में, अपने साथ में ये शपथ ले सकते हैं कि मैं आज से अपने शादी में या अपने घर परिवार में ये चीज नहीं लूंगा या कोशिश करूंगा कि न लूं, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू।